Good morning, student. Today I will discuss a new topic that is structure of balance of payment. It is also known as component of balance of payment. Okay. Actually, balance of payment has two main components. That is current account and capital account. These are the two main component of balance of payment. But these components are further classified. For example, capital is classified into investment, loan, banking capital transaction. Similarly, current account is also classified into three categories, that is visible trade, transfer payment, invisible trade. Okay, these are the different components of balance of payment. I will discuss one by one component of balance of payment. Okay, एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट की दो मेन कंपोनेंट है. पहला कंपोनेंट क्या है? करंट अकाउंट, और दूसरा है कैपिटल अकाउंट. अच्छा, ये करंट अकाउंट और कैपिटल जो अकाउंट है वो इकोनॉमिक्स में अलग है और अकाउंटेंसी में अलग है. ओके, जो स्टूडेंट कॉमर्स के हैं वो थोड़ा सा ये देखें कि दोनों में डिफरेंस है. अकाउंटेंसी के अंदर करंट अकाउंट अलग है और कैपिटल अकाउंट अलग है, और इकोनॉमिक्स के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के मीनिंग बिल्कुल अलग है. ओके, तो इकोनॉमिक्स के अंदर और अकाउंटेंसी के अंदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के मीनिंग अलग अलग हैं. इनको मिक्स ना करें जो बच्चे स्पेशली कॉमर्स के हैं. ठीक है, तो अब मैं वन बाय वन इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो मेन पार्ट हैं, दो मेन कंपोनेंट हैं. पहला है करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट. अब सवाल ये होता है कि करंट अकाउंट किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट किसे कहते हैं? करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट इन विच वी रिकॉर्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, import and export of services, and transfer payment. Okay, current account is that account in which we record import and export of goods, import and export of services, and transfer payment. Only three things are recorded in the current account. तो current account के अंदर हम तीन चीज रिकॉर्ड करते हैं. एक तो गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दूसरा सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और इसके साथ साथ तीसरा क्या है इसके अंदर? ट्रांसफर पेमेंट. ये तीन चीज हम करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं. तो इसको अगर डिफाइन करें, व्हाट इज करंट अकाउंट? करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट इन विच वी रिकॉर्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एंड ट्रांसफर पेमेंट. ट्रांसफर पेमेंट इज आल्सो नोन एज यूनिलेटरल ट्रांसफर. ओके, ये सिर्फ मीनिंग किसके हुए? करंट अकाउंट के. अब करंट अकाउंट के भी तीन पार्ट हो जाते हैं. पहला पार्ट, करंट अकाउंट का पहला जो पार्ट है करंट अकाउंट का, वो करंट अकाउंट का फर्स्ट पार्ट क्या है? करंट अकाउंट का फर्स्ट पार्ट है विजिबल ट्रेड, फिर है ट्रांसफर पेमेंट, और फिर है इनविजिबल ट्रेड. तो करंट अकाउंट के तीन पार्ट हैं इसके अंदर. ठीक है, अब हम इन तीन पार्ट को अलग अलग डिफाइन करेंगे. विजिबल ट्रेड किसे कहते हैं? विजिबल ट्रेड वो ट्रेड होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स का इंपोर्ट और गुड्स का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किया जाता है. ओके, नाम से पता चल रहा है विजिबल. विजिबल जो चीजें जिसको हम देख सकें, जो टेंजिबल हो, उस है ना. तो गुड्स जो है वो टेंजिबल है, सर्विसेज जो है टेंजिबल नहीं है. सर्विसेज विजिबल नहीं है, सर्विसेज इनविजिबल है. सर्विसेज इनविजिबल है, इसलिए सर्विसेज किस में आएगी? इनविजिबल ट्रेड के अंदर आएंगी. गुड्स जो गुड्स है, सामान है, वो विजिबल है, इसलिए वो विजिबल ट्रेड के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे. तो विजिबल ट्रेड इज दैट ट्रेड इन विच वी रिकॉर्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली. गुड्स का इंपोर्ट और गुड्स का एक्सपोर्ट जो है वो विजिबल ट्रेड के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है. ओके, अब विजिबल ट्रेड के भी दो पार्ट हो गए, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड.
इसमें भी नॉमिनल अकाउंट यूज होगा। जो मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट के मीनिंग बताए थे उसमें भी मैंने नॉमिनल अकाउंट के बारे में बताया था, इसमें भी नॉमिनल अकाउंट यूज होगा। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें लॉस, एक्सपेंडिचर, इनकम और प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड करते हैं। नॉमिनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज रिलेटेड विद लॉस, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड प्रॉफिट। The rule of nominal account is all loss and all expenditure are debited. जितने भी लॉस होंगे, जितने एक्सपेंस होंगे, उन्हें क्या करेंगे? डेबिट। और जितनी इनकम होगी, जितना प्रॉफिट होगा, उसे क्या करेंगे आप? क्रेडिट। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल यहां पे यूज होगा। लॉस, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और इनकम को क्या करेंगे आप? क्रेडिट। ठीक है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं और लॉस है उन्हें डेबिट, और जो इनकम है उसे क्या करेंगे आप? क्रेडिट। ओके, अब ये बताएं कि अगर हम गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? जब हम दूसरी कंट्री से कोई भी फर्नीचर, कोई भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं तो हम उसका पेमेंट करेंगे। तो दूसरी कंट्री से टेक्नोलॉजी या मशीन या फर्नीचर, कोई भी गुड्स अगर दूसरी कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, इसलिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि विजिबल ट्रेड के दो साइडें हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के अंदर जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो गुड्स का जो इंपोर्ट है वो डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि गुड्स का जो हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं वो हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस को डेबिट साइड में लिखते हैं, इसलिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स डेबिट साइड में आएगा। अगर हम दूसरी कंट्री को गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सपोज अगर दूसरी कंट्री को गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये हमारी इनकम है, और इनकम जो है वो क्रेडिट साइड में लिखी जाती है, इसलिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो क्रेडिट साइड में जो है वो लिखा जाएगा। क्लियर? ओके, तो विजिबल ट्रेड के दो पार्ट हो गए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम गुड्स का इंपोर्ट लिखते हैं। सपोज हमारे गुड्स का जो इंपोर्ट है वो है 300 करोड़, और क्रेडिट साइड में हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लिखते हैं। सपोज हमारे गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो है 500 करोड़। ओके, इसमें गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा है 500 करोड़, और गुड्स का जो इंपोर्ट है वो कम है, कितना है? 300 करोड़। अब गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा है, इसे कहेंगे सरप्लस बैलेंस ऑफ, सरप्लस विजिबल ट्रेड, इसे कहेंगे सरप्लस विजिबल ट्रेड कहते हैं, सरप्लस विजिबल ट्रेड, क्योंकि एक्सपोर्ट 500 है और इंपोर्ट गुड्स का इंपोर्ट 300 है, गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा है और गुड्स का इंपोर्ट कम है, इसे कहेंगे सरप्लस विजिबल ट्रेड। बाय द वे, अगर गुड्स का जो इंपोर्ट है वो 1300 करोड़ हो जाए, सपोज गुड्स का इंपोर्ट 1300 करोड़ है और गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो कितना है? 500। अब इस केस में अपोजिट हो गया। क्या अपोजिट हो गया? कि एक्सपोर्ट जो है गुड्स का 500 है, ये कम है, लेकिन इंपोर्ट जो गुड्स का है वो 1300 करोड़ है, वो ज्यादा हो गया। अब गुड्स का जो इंपोर्ट है वो ज्यादा हो गया, इसे कहेंगे डेफिसिट विजिबल ट्रेड। जब इंपोर्ट ज्यादा है तो डेफिसिट कहलाता है और एक्सपोर्ट ज्यादा है तो सरप्लस कहलाता है। ठीक है, तो अगर गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा है तो सरप्लस विजिबल ट्रेड, और गुड्स का अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो डेफिसिट विजिबल ट्रेड। ओके, सो विजिबल ट्रेड इज दैट ट्रेड in which we record import of goods and export of goods only. Visible trade has two sides, debit side and credit side. In debit side, we record the import of goods. In credit side, we record the export of goods. If export of goods are more than import of goods, it is said to be visible trade. If import of goods are more than export of goods, it is said to be deficit visible trade. Okay, ये करंट अकाउंट का फर्स्ट पार्ट हो गया, विजिबल ट्रेड। अब करंट अकाउंट का एक और पार्ट है, वो है इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड,
इनविजिबल ट्रेड इज दैट ट्रेड इन विच वी रिकॉर्ड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ओके, क्योंकि करंट अकाउंट में हम गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड करते हैं और करंट अकाउंट में हम सर्विस का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजिबल ट्रेड के अंदर आ गया और सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस में आ गया, इनविजिबल ट्रेड के अंदर आएगा। ठीक है, तो इनविजिबल ट्रेड इज दैट ट्रेड इन विच वी रिकॉर्ड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ओके, तो जो ये जो इनविजिबल ट्रेड है इसके भी दो फर्दर क्लासिफिकेशन है। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट भी है, कह सकते हैं इसको। दूसरा है नॉन फैक्टर इनकम। विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू two subcategories. The first one is factor income and the second one is non-factor income. अब फैक्टर इनकम किसे कहते हैं? किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनकी सर्विसेज के बदले में जो इनको लैंड को रेंट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलती है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ये प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस क्या कहलाती है? फैक्टर इनकम। Factor income is that income which is received by the factors of production, for their services in the form of wages, interest, profit, okay, rent, interest, wages and profit. Okay, factor income किसे कहते हैं? factors of production को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को, इनकी सर्विसेज के बदले में जो रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट मिलता है, ये रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट क्या कहलाता है? फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम भी किसके अंदर इंक्लूड की जाती है? इनविजिबल ट्रेड के अंदर। अब ये किस तरह से आएंगे इनविजिबल ट्रेड के अंदर? एक्चुअली कुछ इंडियंस हैं जो दूसरी कंट्री में जाकर जॉब कर रहे हैं। कुछ इंडियन दूसरी कंट्री को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उस सर्विसेज के बदले में उनको अगर बाय द वे सैलरी मिल रही है तो वो सैलरी किस में आएगी? फैक्टर इनकम में आएगी, क्योंकि सैलरी इनकम है। ओके, इसी तरह से कुछ इंडियन ने दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया है एज ए कैपिटल। जैसे इंडिया के अशोक मित्तल ने जापान में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है एज ए कैपिटल, जापान की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया एज ए कैपिटल। उस कैपिटल पर अशोक मित्तल को या कोई भी इंडियन है या जो इंडियन कोई भी इंडियन दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करता है एज ए कैपिटल, उस कैपिटल पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट भी क्या कहलाएगी? हमारी फैक्टर इनकम। ओके, तो फैक्टर इनकम में जो आएगा वो क्या आएगा? इफ इंडियन आर वर्किंग इन अदर कंट्रीज, इंडियन प्रोवाइड सर्विसेज टू द अदर कंट्रीज, for their services they receive salary from other country, it is come under the category of factor income. Similarly, some Indian invest money in other countries as a capital and they receive interest on capital from other country. This interest also include in factor income. Okay, ये आपका फैक्टर इनकम में आ गया। जो इंडियन दूसरी कंट्री में जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे इंडियन इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में, सऊदी अरब में जॉब कर रहे हैं। जो इंडियन दूसरी कंट्री में जॉब कर रहे हैं, दूसरी कंट्री को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए मैनेजर, एज ए इंजीनियर, दूसरी कंट्री में जॉब कर रहे हैं तो दूसरी कंट्री को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उन इंडियन को उनकी सर्विसेज के बदले में जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी जो है वो फैक्टर इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी। कुछ इंडियंस हैं जो दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करते हैं एज ए कैपिटल, उस कैपिटल पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सिर्फ वो इंटरेस्ट जो है वो किस में आएगा? फैक्टर इनकम में आएगा। ठीक है। एक और है इसके अंदर नॉन फैक्टर इनकम। एक्चुअली सर्विसेज जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। आपको मैंने बताया था कि इनविजिबल ट्रेड में सर्विसेज आएंगे।
अब सर्विसेज दो तरह की होती हैं, एक होती है फैक्टर सर्विस, एक होती है नॉन फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस में मैंने बताया कि कुछ इंडियन दूसरी कंट्री में जाकर जॉब कर रहे हैं, दूसरी कंट्री को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सर्विस के बदले में जो सैलरी मिल रही है वो फैक्टर इनकम है। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो दूसरी कंट्री को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उससे उनको जो है वो इंटरेस्ट या फिर सैलरी मिल रही है, तो ये फैक्टर सर्विसेज के अंदर आ गया, फैक्टर इनकम के अंदर आ गया। एक होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। दो तरह के फैक्टर सर्विस कौन सी होती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर सर्विसेज होती है। और नॉन फैक्टर सर्विसेज जो आती है उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अलावा जो सर्विसेज हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर के अलावा जो सर्विसेज हैं वो किस में आती हैं? नॉन फैक्टर सर्विसेज में आती है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अलावा कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आपकी नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर आएंगी? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये भी तो सर्विस है। कम्युनिकेशन सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, ये भी तो सर्विसेज है। लेकिन ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आती, ये नॉन फैक्टर सर्विसेज में आती है। तो नॉन फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड बैंकिंग सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। दीज आर द नॉन फैक्टर सर्विसेज। ओके, अब नॉन फैक्टर सर्विसेज में इनविजिबल ट्रेड के अंदर क्या क्या चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी? एक होगी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जैसे सपोज शिपिंग सर्विस है। सपोज इंडिया का कोई शिप है, वो कुछ सामान लेके इंग्लैंड जाता है। ओके, इंग्लैंड वाले जो हैं वो इंडिया से कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, इंग्लैंड वाले इंडिया से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं और वो इंडिया से इंग्लैंड सामान लेके जा रहे हैं और इंडिया से इंग्लैंड सामान ले जाने में इंडियन शिप यूज कर रहे हैं। अब इंडियन शिप उनको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और इंडियन शिप जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंग्लैंड के इंपोर्टर्स को, ठीक है, तो उसके कुछ पैसे जरूर लेगा वो। तो वो जो पैसे लेगा वो किसमें आएंगे? नॉन फैक्टर इनकम में आएंगे। इंडियन शिप जो इंग्लैंड के इंपोर्टर्स का सामान इंडिया से इंग्लैंड ले जा रहा है, तो इंडियन शिपिंग कंपनी जो है वो इंग्लैंड के इंपोर्टर्स को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है और इंग्लैंड का जो इंपोर्टर है उनका सामान इंडिया से जो है वो इंग्लैंड तक इंडिया का शिप ले जा रहा है। तो ये शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है इंग्लैंड के इंपोर्टर्स को, तो इस शिपिंग सर्विसेज के बदले में इंडिया की जो शिपिंग कंपनी है वो इंग्लैंड के इंपोर्टर से कुछ अमाउंट लेगी जो कहलाएगी नॉन फैक्टर इनकम इंडिया के लिए। ओके, जब इंडिया का सामान शिप के जरिए एक हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है तो रास्ते में खराब भी हो सकता है और क्योंकि 2-3 हफ्ते लग जाते हैं ट्रैवलिंग करने में, तो रास्ते में वो खराब भी हो सकता है या कुछ सपोज सैलाब आने की वजह से सामान समंदर में डूब भी सकता है। ये रिस्क है। इस रिस्क को कवर करने के लिए एक इंश्योरेंस करवाया जाता है ना। वो इंश्योरेंस करवाता है, वो कहलाता है मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जो शिपिंग सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड होती है कि इसमें आप अगर शिप के जरिए अपना सामान हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री ले जा रहे हैं, रास्ते में सामान खराब ना हो जाए, तो इसके लिए उसका इंश्योरेंस करवाया। तो इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी ने जो है वो मैरीन इंश्योरेंस करवा के दिया। ओके, तो अब सपोज इंग्लैंड का जो इंपोर्टर है वो इंडिया से गुड्स ले जा रहा है शिप के जरिए और उसने इंडियन इंश्योरेंस कंपनी से सामान का इंश्योरेंस करवाया और इंश्योरेंस करवाने के बाद कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम भी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी को जमा कर दिया। ठीक है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को जो पैसा मिला इंश्योरेंस का इंग्लैंड के इंपोर्टर से, वो भी किसके अंदर आएगा? नॉन फैक्टर इनकम के अंदर आएगा। तो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और इंश्योरेंस सर्विसेज किसे प्रोवाइड कर रही हैं? दूसरी कंट्री के इंपोर्टर्स को इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं।
ठीक है। तो जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी दूसरी कंट्री के इंपोर्टर्स को इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उस इंश्योरेंस सर्विस के बदले में इंडियन इंश्योरेंस कंपनी जो है कुछ प्रीमियम लेती है दूसरी कंट्री के इंपोर्टर से। जो प्रीमियम लेती है वो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी की इनकम होती है, उसे कहते हैं नॉन फैक्टर इनकम। तो हम दूसरी कंट्री को इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरी कंट्री को हम ट्रांसपोर्टेशन शिपिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरी कंट्री को हम बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस सर्विसेज के बदले में जो हमें इनकम होगी, है ना, उसे कहेंगे नॉन फैक्टर इनकम। ओके, ये आया इनविजिबल ट्रेड के अंदर, फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम, फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। ओके, अब करंट अकाउंट का एक और पार्ट बचा, वो है ट्रांसफर पेमेंट या यूनिलेटरल ट्रांसफर। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है कि एक कंट्री की गवर्नमेंट अगर दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को पैसा दे रही है सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने के लिए। जैसे अमेरिका की गवर्नमेंट हर साल इंडिया की गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए करोड़ों डॉलर देती है, उसे कहते हैं एड, AID, एड कहते हैं। और अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया की गवर्नमेंट को जो हर साल करोड़ों डॉलर दे रही है हेल्प करने के लिए, ना वो पैसा वापस लेती है ना उस पर इंटरेस्ट लेती है, सिर्फ हेल्प करने के लिए दे रही है, उसे कहते हैं एड। बहुत पहले जापान में नेचुरल कैलामिटी आई थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने जापान की गवर्नमेंट को पैसा दिया था हेल्प करने के लिए। तो एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को पैसा दे रही है हेल्प करने के लिए, उसे कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। वो पैसा वापस नहीं लिया जाता, उस पर इंटरेस्ट भी नहीं लिया जाता, क्योंकि वो हेल्प करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा एक कंट्री के सिटीजन अगर दूसरी कंट्री के सिटीजन को पैसा दे रहे हैं हेल्प करने के लिए, तो वो भी किस में आएगा, ट्रांसफर पेमेंट में। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि जो जापान में नेचुरल कैलामिटी आई थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने जापान की गवर्नमेंट को पैसा दिया था हेल्प करने के लिए। इसी तरह से AMU की जो स्टूडेंट यूनियन थी उस वक्त, तो AMU की उस स्टूडेंट यूनियन ने भी जापान के लोगों को पैसा दिया था हेल्प करने के लिए जब जापान में नेचुरल कैलामिटी आई थी। AMU में हर साल सरसे डे सेलिब्रेट किया जाता है और सरसे डे का डिनर भी होता है, और उस सरसे डे के डिनर में स्टूडेंट्स जो है वो कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उस साल सरसे डिनर नहीं हुआ था जब जापान में नेचुरल कैलामिटी आई थी, और स्टूडेंट ने जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया था सरसे डिनर के लिए, तो वो सारा का सारा पैसा स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट खुद जापान जाके दे के आए थे हेल्प करने के लिए। अब स्टूडेंट जो यूनियन है वो एक हमारी इंडिया के सिटीजन है, तो हमारी कंट्री के जो सिटीजन है वो जापान के सिटीजन को पैसा दे के आए थे हेल्प करने के लिए, वो भी कहलाएगी ट्रांसफर पेमेंट। क्लियर? तो transfer payment is that payment in which the government of one country give money to the government of other country only for help, or the citizen of one country give money to the citizen of other country only for help. It is known as transfer payment and unilateral transfer. Okay, ये इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट कंप्लीट हो गया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हम गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड करते हैं, करंट अकाउंट में सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड करते हैं, और करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। करंट अकाउंट के अंदर गुड्स का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो विजिबल ट्रेड के अंदर आता है, और करंट अकाउंट में सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनविजिबल ट्रेड के अंदर आता है, और ट्रांसफर पेमेंट एक अलग पार्ट हो गया करंट अकाउंट का। क्लियर? अब करंट अकाउंट अब जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का दूसरा कंपोनेंट है वो है आपका कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट की मीनिंग जो है वो इकोनॉमिक्स में अलग है और अकाउंटेंसी में अलग है, इसमें दोनों अलग अलग हैं इसमें। Capital account is that account in which we record
import and export of assets. In capital account, we also record liabilities. In capital account, we also record banking capital transaction. Okay. कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम एसेट्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर, और बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं. इसका मतलब कैपिटल अकाउंट के अंदर भी हम सिर्फ 3 चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं. ओके, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन. इससे पहले मैं बता चुका हूं कि एसेट किसे कहते हैं. मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर दूं कि एसेट आर दोज थिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश आफ्टर सेल, एंड फ्रॉम एसेट वी कैन अर्न इनकम इन फ्यूचर. एसेट वो चीजें होती हैं जो कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं सेल होने के बाद, और एसेट वो चीजें होती हैं जिनसे हमें इनकम भी हो सकती है. जैसे मशीन है, मशीन एसेट है. मशीन को सेल करेंगे तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी. 5 लाख या 2 लाख रुपीस मशीन सेल करने के बाद अगर आपने 5 लाख रुपीस कलेक्ट किए तो मशीन 5 लाख में कन्वर्ट हो गई, तो मशीन जो है एसेट कहलाएगी क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट हो रही है. मशीन से आप 1 लॉक प्रोड्यूस कर रहे हैं सपोज 200 का और सेल कर रहे हैं 300 का, तो इसका मतलब 100 का 1 लॉक से आपको प्रॉफिट हो रहा है, और वो लॉक मशीन से प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब मशीन से आपको प्रॉफिट भी हो रहा है. तो मशीन से प्रॉफिट भी हो रहा है, मशीन सेल करने के बाद कैश में कन्वर्ट भी हो रही है, तो मशीन क्या हुई? एसेट. ओके, टेक्नोलॉजी और मशीन क्या एसेट्स हैं. लायबिलिटीज वो चीज होती है जो आपको फ्यूचर में पे करनी होती है. सपोज आपने बैंक से लोन लिया तो वो वापस करना पड़ेगा, ये लायबिलिटीज है आपकी. जो चीज फ्यूचर में वापस करना पड़ेगी वो लायबिलिटीज कहलाती है. ओके, तो कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट इन विच वी रिकॉर्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एसेट, इन विच वी रिकॉर्ड द लायबिलिटीज एज वेल एज बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शंस. ओके, इट इज नोन एज कैपिटल अकाउंट. अब कैपिटल अकाउंट के भी 3 पार्ट हो गए: इन्वेस्टमेंट, लोन, बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन. 3 पार्ट हो गए इसके. क्लियर? इन्वेस्टमेंट को भी 2 में डिवाइड कर दिया गया. इन्वेस्टमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरी में: एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ये इन्वेस्टमेंट के फर्दर 2 क्लासिफिकेशन हो गया. एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये 2 इन्वेस्टमेंट के क्लासिफिकेशन है. एफडीआई किसे कहते हैं? अगर फॉरेनर्स ने इंडियन कंपनी के में पैसा इन्वेस्ट किया, कोई अमेरिकन है उसने इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया और उस अमेरिकन के अमाउंट से इंडियन कंपनी ने मशीन परचेज की, और वो मशीन परचेज की सपोज 5 लाख रुपीस की. ओके, जो अमेरिकन ने इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया 5 लाख, उस 5 लाख से मशीन खरीदी, और ये इस मशीन के ऊपर जो पूरा कंट्रोल है वो कंट्रोल किसका होगा? अमेरिकन इन्वेस्टर का होगा, इंडियन कंपनी का नहीं होगा. इस मशीन से जितना प्रॉफिट होगा वो अमेरिकन इन्वेस्टर को मिलेगा, जो लॉस होगा वो अमेरिकन इन्वेस्टर बेयर करेगा. जब तक मशीन इस्तेमाल होती रहेगी उस वक्त तक प्रॉफिट अमेरिकन इन्वेस्टर को मिलता रहेगा. इस मशीन क्या एसिड है, इस मशीन पर जो पूरा कंट्रोल है वो किसका होगा? अमेरिकन इन्वेस्टर का होगा, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है इंडियन कंपनी के अंदर. इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. Foreign direct investment means if foreigners invest money in our country, if foreigners invest money in our company, and foreign investor have control over the asset. It is the main point. It is the main point that foreign investor has control over the assets. It is said to be FDI, foreign direct investment.
तो अमेरिकन इन्वेस्टर ने इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया और उस पैसे से हमने मशीन खरीदी और उस मशीन पर अमेरिकन इन्वेस्टर का पूरा कंट्रोल होगा, होल्ड होगा। जितना प्रॉफिट या लॉस होगा उस मशीन से वो अमेरिकन इन्वेस्टर के पास जाएगा। इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी फॉरेनर्स हमारे इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इंडियन प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ओके, सपोज कोई इंग्लैंड का इन्वेस्टर है, उसने इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया और इंग्लैंड के इन्वेस्टर ने जो इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, उस कंपनी ने उस पैसे से टेक्नोलॉजी परचेज की। ये भी तो एसिड है, टेक्नोलॉजी। ओके, तो जो इंग्लैंड का इन्वेस्टर है, वो इंग्लैंड का इन्वेस्टर जो है वो इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और इंग्लैंड के इन्वेस्टर के अमाउंट से इंडियन कंपनी ने टेक्नोलॉजी परचेज की। लेकिन इस टेक्नोलॉजी पर इंग्लैंड के इन्वेस्टर का कंट्रोल नहीं है, उसे कहेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई में सिर्फ एक डिफरेंस है। एफडीआई भी फॉरेनर्स हमारी कंट्री में करते हैं, फॉरेनर्स हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एफडीआई के अंदर भी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी फॉरेनर्स हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि एफडीआई के अंदर जो फॉरेनर्स हमारे यहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनके पैसे से जो एसिड खरीदते हैं, उस एसिड पर कंट्रोल जो होता है वो फॉरेन इन्वेस्टर का होता है, वो एफडीआई है। लेकिन फॉरेनर्स ने अगर हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया और फॉरेनर्स इन्वेस्टर के पैसे से हमने कोई टेक्नोलॉजी परचेज की, उस टेक्नोलॉजी पर फॉरेन इन्वेस्टर का कंट्रोल नहीं है, तो उसे कहेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इस पर कंट्रोल किसका होगा? इंडियन कंपनी का होगा। इंडियन कंपनी ने ये टेक्नोलॉजी खरीदी है तो इंडियन कंपनी का होल्ड होगा, कंट्रोल होगा इस टेक्नोलॉजी पर। फॉरेन इन्वेस्टर का इस टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल नहीं होगा, इंडियन कंपनी का इस पर टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल होल्ड होगा, इसे कहेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो सिर्फ एक डिफरेंस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दूसरी कंट्री के लोग जो हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, तो वो इंडिया के लिए एसिड है या लायबिलिटी है? वो इंडिया के लिए जो है वो लायबिलिटी है। क्यों? कि फॉरेनर्स ने हमारे यहाँ अगर बाय द वे 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए तो कभी ना कभी तो हमें वो वापस करना पड़ेंगे फॉरेनर्स को, और जो चीज वापस करना पड़ती है उसे क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। इस तरह से एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों के दोनों जो है वो क्या है? वो लायबिलिटी है, क्योंकि एफडीआई भी फॉरेनर्स हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो के अंदर भी फॉरेनर्स हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद हमें उनका पैसा वापस करना पड़ेगा, कुछ साल बाद। तो इसलिए एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों के दोनों हमारे लिए क्या है? वो लायबिलिटी है। और लायबिलिटी कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट में एसिड और लायबिलिटी रिकॉर्ड की जाती हैं, और एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों लायबिलिटी हैं। इसलिए एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों के दोनों कहां पे आएंगे? कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगे, क्योंकि दोनों लायबिलिटी है। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट का फर्स्ट पार्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल अकाउंट का सेकंड पार्ट है, वो क्या है? इसमें लोन। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को लोन दिया है तो वो इंडिया के लिए एसेट है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत पहले नेपाल की गवर्नमेंट को लोन दिया था, तो वो इंडिया के लिए एसेट है, क्योंकि वो बाद में कैश में वापस मिलेगा और विद इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम भी होगी। जिससे इनकम हो और जो कैश में कन्वर्ट हो वो क्या कहलाती है? एसेट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो नेपाल की गवर्नमेंट को पैसा दिया था तो वो पैसा वापस मिला और प्लस उस पर इंटरेस्ट में मिला, तो यानी कि वो कैश में कन्वर्ट हुआ और इंटरेस्ट मिला, तो इनकम जनरेट हुई, और जिससे इनकम जनरेट हो जो कैश में कन्वर्ट हो वो एसिड कहलाता है, इसलिए एसिड हुआ। तो इंडियन गवर्नमेंट अगर दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को पैसा दे रही है लोन के तौर पर, तो वो हमारे लिए क्या है? एसिड है, और एसिड कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसलिए ये लोन जो आएगा वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट ने
दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से लोन लिया है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका की गवर्नमेंट से लोन ले रखा है, इंडियन गवर्नमेंट ने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन ले रखा है, इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है। ओके, अभी कोविड-19 में इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से काफी लोन लिया है। तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो वर्ल्ड बैंक से, IMF से लोन ले रही है, अमेरिका की गवर्नमेंट से इंडिया जो है लोन ले रही है, ये लोन जो इंडियन गवर्नमेंट ले रही है ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि ये फ्यूचर में वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। जो चीज वापस करना पड़ती है वो लायबिलिटी होती है, इसलिए ये लायबिलिटी हुई है। तो इन शॉर्ट, अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को लोन दे रही है तो वो एसेट है, वो भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि एसेट कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने अगर दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से लोन लिया है ना, तो वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। इसलिए चाहे इंडियन गवर्नमेंट ने लोन दिया हो, चाहे इंडियन गवर्नमेंट ने लोन लिया हो, दोनों के दोनों किसमें आएंगे? कैपिटल अकाउंट में आएंगे। क्लियर? लास्ट पार्ट कैपिटल अकाउंट का, बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन। सॉरी, बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन मीन्स व्हेन मनी इज ट्रांसफर from the central bank of one country to the central bank of other country. In other words, banking capital transaction means money is transferred from the commercial bank of one country to the commercial bank of another country. It is known as banking capital transaction. Banking capital transaction also include NRI's deposit. NRI's deposit. ओके, तो बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि एक कंट्री की सेंट्रल बैंक से पैसा दूसरी कंट्री की सेंट्रल बैंक में आ रहा है, तो ये आएगा बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने जब मेट्रो ट्रेन की टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की थी इंडियन गवर्नमेंट ने, तो इंडियन गवर्नमेंट ने मेट्रो ट्रेन की टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर इंडिया की सेंट्रल बैंक ने दूसरी कंट्री की सेंट्रल बैंक को क्या पेमेंट किया था। तो इंडिया की सेंट्रल बैंक से दूसरी कंट्री की सेंट्रल बैंक जो है वो पेमेंट गया। तो एक कंट्री की सेंट्रल बैंक से अगर दूसरी कंट्री की सेंट्रल बैंक में पैसा जा रहा है या आ रहा है, वो किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन। इसी तरह से एक कंट्री की कमर्शियल बैंक से पैसा दूसरी कंट्री की कमर्शियल बैंक में आ रहा है, तो वो भी बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। कुछ इंडियंस हैं जो सपोज इंग्लैंड में जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी फैमिली जो है वो इंडिया में रहती है। वो अकेले इंग्लैंड में जॉब कर रहे हैं, पूरी फैमिली इंडिया में है। अब अपने फैमिली के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए वो हर साल इंग्लैंड की कमर्शियल बैंक से पैसा इंडिया की कमर्शियल बैंक में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, या हर महीने ट्रांसफर करते हैं। जैसे वेस्टर्न यूनियन बैंक के थ्रू भी पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो जो इंडियन इंग्लैंड में जॉब कर रहे हैं, वो हर महीने इंग्लैंड की कमर्शियल बैंक से इंडिया की कमर्शियल बैंक में कुछ पैसा ट्रांसफर करते हैं, ताकि उनकी फैमिली के मेंबर के एक्सपेंसेस पूरे हो सके जो इंडिया में रह रहे हैं। तो एक कंट्री की कमर्शियल बैंक से दूसरी कंट्री की कमर्शियल बैंक में पैसा आ रहा है, ये भी किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन। सो बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन इज दैट ट्रांजैक्शन इन विच मनी इज ट्रांसफर फ्रॉम द कमर्शियल बैंक ऑफ वन कंट्री टू द कमर्शियल बैंक ऑफ अनदर कंट्री, और इन अदर वर्ड्स मनी इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ वन कंट्री टू द सेंट्रल बैंक ऑफ अनदर कंट्री। ओके, banking transaction also include the transfer of money from IMF or World Bank to the Indian government. It is also recorded in banking capital transaction. World Bank ने IMF ने जो पैसा दे रही है इंडियन गवर्नमेंट को, वो भी बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन के अंदर आएगा इसमें। ओके, एक और चीज है इसमें, NRI डिपोजिट्स।
एनआरआई डिपॉजिट का मतलब ये है कि जो नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडियंस हैं, मतलब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जेएनयू में और एएमयू में पढ़ रहे हैं, जो दूसरी कंट्री से आए हैं, उनके पेरेंट्स दूसरी कंट्री में रहते, लेकिन वो यहाँ हायर एजुकेशन के लिए आए हैं, तो उनके भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, बुक्स परचेस करना है, मोबाइल परचेस करना है, उस कॉलेज की फीस जमा करनी है, ये उनके एक्सपेंसेस हैं स्टूडेंट के, जो इंडिया में एजुकेशन के लिए दूसरी कंट्री से आए हैं। अब उनके एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो उनके पेरेंट्स हैं वो दूसरी कंट्री में रहते हैं, उनके पेरेंट्स वो अपनी कंट्री से पैसा जो है वो इंडिया की कमर्शियल बैंक में भेज रहे हैं, ताकि उनके बच्चे इंडिया में पैसा विड्रॉ कर अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सकें। तो वो स्टूडेंट जो दूसरी कंट्री से आए हैं और इंडिया में एजुकेशन ले रहे हैं, उनके अकाउंट के अंदर जो पैसा जमा है, डिपॉजिट है, वो कहलाता है एनआरआई डिपॉजिट। जो फॉरेनर्स इंडिया में आए हैं और उन फॉरेनर्स के अकाउंट में जो पैसा है वो कहलाता है एनआरआई डिपॉजिट। और वो फॉरेनर जो दूसरी कंट्री से इंडिया में आए हैं, एजुकेशन के लिए आए हैं सपोज, तो उनके अकाउंट में जो पैसा है वो उनके पेरेंट्स ने अपनी कंट्री से इंडिया भेजा है, तो वो भी दूसरी कंट्री की कमर्शियल बैंक से इंडिया की कमर्शियल बैंक में पैसा ट्रांसफर हुआ है, इसलिए वो भी बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ओके, तो कैपिटल अकाउंट के तीन पार्ट हो गए, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन। ये था आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। मैं स्लाइडली रिवाइज कर रहा हूं इसको। बैलेंस ऑफ पेमेंट का पहला कंपोनेंट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड करते हैं, सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड करते हैं और ट्रांसफर पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। करंट अकाउंट की तीन पार्ट हो गए, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड और ट्रांसफर पेमेंट। गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम विजिबल ट्रेड में रिकॉर्ड करते हैं, सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम इनविजिबल ट्रेड में रिकॉर्ड करते हैं, और ट्रांसफर पेमेंट अलग से रिकॉर्ड किया जाता है करंट अकाउंट के अंदर, जिसमें एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को पैसा दे रही है हेल्प करने के लिए, या एक कंट्री की सिटीजन दूसरी कंट्री की सिटीजन को पैसा दे रहे हैं हेल्प करने के लिए, उसे कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट, या एक नाम और भी है यूनिलेटरल ट्रांसफर। ये हुआ आपका करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम एसेट्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, शेयर्स एंड डिबेंचर भी कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर दूसरी कंट्री के आप शेयर्स या डिबेंचर या बॉन्ड परचेस कर रहे हो, या दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री के शेयर डिबेंचर बॉन्ड परचेस कर रहे हैं, तो वो भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, एसेट्स हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। लायबिलिटीज कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगी। बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। In short, capital account is that account in which we record import and export of asset, liabilities and banking capital transactions. कैपिटल अकाउंट के भी तीन पार्ट हो गए, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन। एक्चुअली ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एक तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि फॉरेनर्स हमारे यहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो फॉरेनर्स हमारे यहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो हमें वापस करना पड़ेगी। ओके, जो फॉरेनर्स ने हमारे यहां पैसा इन्वेस्ट किया वो 5 साल बाद 6 साल बाद हमें विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा, वो हमारी लायबिलिटी है, इसलिए वो बैंक वो किस में आएगी, कैपिटल अकाउंट में आएगी। अब इसके भी दो पार्ट हो गए, एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर फॉरेनर्स ने हमारी इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया और उस पैसे से हमने कोई एसेट खरीदा, उस एसेट पर फॉरेन इन्वेस्टर का कंट्रोल है, तो वो कहलाएगा एफडीआई। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, अगर फॉरेनर्स ने हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया और फॉरेन इन्वेस्टर के पैसे से हमने कोई एसेट खरीदा, उस एसेट पर फॉरेन इन्वेस्टर का कंट्रोल नहीं है, तो उसे कहेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्लियर। कैपिटल अकाउंट का नेक्स्ट पार्ट है लोन।
अगर इंडियन गवर्नमेंट ने दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से लोन लिया है तो लायबिलिटी है, इंडियन गवर्नमेंट ने दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को लोन दिया है तो एसिड है, और एसिड और लायबिलिटी दोनों कैपिटल अकाउंट में आएंगे। इसका लास्ट कैपिटल अकाउंट का लास्ट पार्ट है बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन। एक कंट्री की कमर्शियल बैंक से पैसे दूसरी कंट्री की कमर्शियल बैंक में ट्रांसफर हो रहे हैं, या एक कंट्री की सेंट्रल बैंक से अमाउंट दूसरी कंट्री के सेंट्रल बैंक में ट्रांसफर किया जा रहा है मनी, तो वो कहलाएगा बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो ये पूरा था आपका स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये टॉपिक मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 6 मार्क्स में आता है, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, एग्जाम में आप पहले इस तरह से ये ड्रॉ करिएगा, ड्रॉ करने के बाद फिर 1 बाय 1 अलग अलग हेडिंग में इसको एक्सप्लेन करिएगा, आपको आसानी हो जाएगी कि कौन सी किसकी सब हेडिंग है, और एक्सप्लेन करने में इजी हो जाएगा, एग्जामिनर को चेक करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे तो मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।